आवाज आ रही है सभी को? यस एवरीवन, आर वी गुड टू गो? एवरीवन, आर वी गुड टू गो? यस, परफेक्ट। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज विजय साडा और आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक का रिवीजन एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2, डिमांड एंड सप्लाई। यस और नो, चैप्टर रिलेटिवली बहुत इजी है, पर हाँ एमसीक्यू इसमें से बहुत सारे आते हैं। टॉपिक बहुत इजी है। या इस यूनिट के अंदर में 3 सब यूनिट्स है। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है डिमांड, तीसरा है सप्लाई। ये सुनो, तो चलिए हम लोग फटाफट कंटेंट को समझते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूमर वाला कंटेंट पूरा करेंगे। तो ये कंज्यूमर वाला कंटेंट आपके लिए, साथ साथ में जिनके पास नोट्स नहीं है तो ये फोटो लेते रहना। ये सुनो, पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते, लिखा हम सबने ऑलरेडी है। तो सर हमने बात करी थी सबसे पहले वांट। वांट क्या होता है? वांट क्या होता है? ऑल टेस्ट, डिजायर एंड मोटिव ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड एज वांट। यस, वांट 2 रीजन की वजह से अराइज होती है। एक है एलिमेंट्री नीड और दूसरी है साइकोलॉजिकल नीड। अब ये एलिमेंट्री नीड क्या होती है? एलिमेंट्री नीड मतलब जो बेसिक नीड खुद से अराइज होती है, जैसे प्यास खुद से लगती है, भूख खुद से लगती है, ये हो गया एलिमेंट्री नीड जो बेसिक है। और दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड, मतलब एग्जैक्टली ये सिर्फ साइकोलॉजी के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए इसलिए है। जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट आपके पास जरूरी, मतलब नीड ही है, बट आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉच की बात करूं तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। टाइम तो वैसे भी हम फोन पे ही देख रहे हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड हो गया कि भैया हाथ जो है वो खाली खाली सा लगता है, राइट। तो वांट 2 प्रकार की होती है, एक एलिमेंट्री वांट होती है और दूसरी कौन सी वांट होती है? साइकोलॉजिकल। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो हमने बेसिक ही पढ़ा था। ह्यूमन वांट्स कैसे होते हैं बेटा? अनलिमिटेड। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, ये जो वांट्स होती है ये कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब एक दूसरे से, एक वांट खत्म होती नहीं, दूसरी वांट हमारे पास अराइज हो जाती। अगर मेरे पास 100 रुपए है, मेरी वांट कॉम्पिटिटिव है, मैं यहाँ पे घूमने के लिए पैसा खर्चा करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, प्रोडक्ट कुछ खा लूँ, एटसेट्रा। तो हमारी जो वांट है वो कॉम्पिटिटिव है, एक साथ कॉम्पिटिशन करिए एक दूसरे से कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। वांट कॉम्प्लीमेंट्री है। वांट कैसी है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ वांट ऐसी होती है जिसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ ही यूज किया जा सकता है। ये सुनो, अकेले वो प्रोडक्ट को यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें लाइटर चाहिए ही चाहिए, या तो मैच बॉक्स चाहिए ही चाहिए उसे कंज्यूम करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो सिगरेट एंड माचिस हो गई, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। अगर एक आया तो दूसरा आएगा ही इनके वजह से, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट वांट ऑल्टरनेटिव्स है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को ये नहीं मिले, ये भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, बट हमारे को प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। एंड लास्ट वांट कैसा है बेटा? सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। हर एक के लिए जो वांट है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपके लिए जो वांट हो सकता है, मेरे लिए वो लग्जरी हो सकता है, नेसेसिटी हो सकता है। आपके लिए जो नेसेसिटी होगा हो सकता है मेरे लिए वो लग्जरी हो। तो वांट सब्जेक्टिव है, हर एक की वांट सेम नहीं है। इसकी कुछ वांट अलग है, उसकी कुछ वांट अलग है, उसकी कुछ वांट अलग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो एक बार ये देख लीजिए, ऑल टेस्ट, डिजायर एंड ह्यूमन मोटिव्स आर कॉल्ड एज वांट्स। वांट्स कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अल्टरनेटिव है, सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव भी है। यस और नो? अब वांट बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है, नेसेसिटी, कंफर्ट्स, लग्जरीज। याद आ रहा है तुम लोग को? तो वांट मेजरली 3 पार्ट में क्लासिफाई की गई है, नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटी में भी 3 क्लासिफिकेशन है, नेसेसिटी फॉर लाइफ, नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। याद आ रहा है क्या? नेसेसिटी फॉर लाइफ मतलब वो नेसेसिटीज जो हमारे को लाइफ जीने के लिए जरूरी है, उसको हम कहते हैं नेसेसिटी फॉर लाइफ, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान नेसेसिटी फॉर लाइफ के अंदर में आता है। फिर आता है नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, क्लीन फूड इज अ एफिशिएंसी, है ना। सिर्फ खाना मिल जाना वांट, क्लीन फूड मिलना, क्लीन वाटर मिलना, ये नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी है। और तीसरा है कन्वेंशनल नेसेसरीज। ये अराइज होती है ड्यू टू हैबिट्स, ये अराइज होती है ड्यू टू हैबिट्स। तो मान लीजिए अगर किसी को गुटखा चबाने की आदत है तो उसके लिए वो डेली बेसिस पे नेसेसिटी बन गया है, और ये हैबिट्स के कारण आई हुआ नेसेसिटी है। दूसरा होता है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम पैदल भी चल सकते हैं, पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हमारे कंफर्ट्स के लिए ली जाती है। यस और नो? कि भैया हमारा काम जल्दी हो जाए उसके लिए, अदरवाइज पैदल भी हम चल सकते हैं। यस और नो? घर पे जो बेड लिया गया है वो काहे के लिए लिया गया है? कंफर्ट के लिए लिया गया है। सो तो हम जमीन पे भी सकते हैं, राइट। तो तीसरा होता है लग्जरी। लग्जरी आर एक्सपेंसिव एंड सुपरफ्लुअस थिंग। यस, फॉर एग्जांपल BMW की कार चाहिए, दैट बिकेम्स अ लग्जरी। तो
वापस से फटाफट सेकंड रिवीजन कर लो। वांट को कितने बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है मालिक? 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। नेसेसिटी, कंफर्ट्स, लग्जरीज। नेसेसिटी में कितने पार्ट है? 3। नेसेसिटी फॉर लाइफ, नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसिटी। गेटिंग द पॉइंट? यस। फिर कोई भी वांट को कंप्लीट करके हमको क्या मिलता है? यूटिलिटी, दैट इज सेटिस्फैक्शन। यस और नो? किसी भी वांट को कंप्लीट करके हमें क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलती है सरकार। याद करके देखो, यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन या एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। याद करके बताओ, क्या कोई प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल सकती है इवन विदाउट कंजम्पशन? क्या कंजम्पशन के बगैर भी यूटिलिटी मिल सकती है? बिल्कुल। आपको एक्चुअली कंज्यूम करके देखने की जरूरत नहीं होती। लेट मी गिव एन एग्जांपल। घर पे आपने सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगा के देखा है, राइट? अभी आपको उसको एक्चुअली आग लगा के देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये चलता है या नहीं चलता है। अगर वो है तो भी आप क्या करते हैं? यूटिलिटी दे रहा है वो आपको। येस और नो? राइट? तो ये क्या हो गया बेटा? यूटिलिटी कैन बी डिराइव इवन विदाउट एक्चुअल कंजम्पशन। जरूरी नहीं एक्चुअल कंज्यूम करोगे तो ही यूटिलिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट, क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? द आंसर इज नो। याद करके देखो, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। सो अ प्रोडक्ट कैन बी हैविंग अ यूटिलिटी इवन विदाउट इट इज नॉट यूजफुल। वो यूजफुल नहीं भी है तो उससे यूटिलिटी मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल लिकर। अब इससे कोई यूटिलिटी मिल रही होगी क्या किसी को? नहीं मिल रही होगी, पर इससे फिर भी आदमी को क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, राइट? तो इवन दो इट इज नॉट यूजफुल बट इट हैज अ यूटिलिटी। इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। मतलब हम इकोनॉमिक्स में ये जज नहीं करते दारू सही प्रोडक्ट है या गलत है। हम ये देखते अगर इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो द प्रोडक्ट हैज यूटिलिटी, अगर इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा द प्रोडक्ट डू नॉट हैव अ यूटिलिटी। यस, तो चलिए यहां देख लीजिए, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन एंड एक्चुअल सेटिस्फैक्शन अराइज फ्रॉम कंजम्पशन। अ पर्सन कैन हैव यूटिलिटी इवन विदाउट कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल किसी को गिफ्ट दे दिया, यू कैन हैव अ यूटिलिटी, दैट इज सेटिस्फैक्शन विदाउट कंजम्पशन। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। अ प्रोडक्ट कैन गिव यूटिलिटी इवन विदाउट यूजफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल। एंड यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अ प्रोडक्ट कैन हैव डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पर्सन। अ प्रोडक्ट कैन हैव डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पर्सन। मान लीजिए अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, राइट? तो आपके लिए मिठाई एक सेटिस्फैक्शन का पार्ट हो सकता है, उसके लिए शायद जहर बन सकता है। समझ आ रही है बात? सो प्रोडक्ट कैन हैव अ डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पर्सन, और इसीलिए हम कहते हैं यूटिलिटी कौन सा मैटर है? सब्जेक्टिव मैटर है। याद आ रहा है मालिक आपको? यस। दो तरह के अप्रोचेस है यूटिलिटी को लेकर के। आइए थर्ड फेज पे आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। यूटिलिटी के 2 अप्रोचेस थे, बालो कौन से? कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ये कार्डिनल अप्रोच क्या है? एल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो कहता है यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और हिक्स एंड एलन का कंसेप्ट है ऑर्डिनल अप्रोच जो कहता है यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता नहीं। तो वापस से सुनिए, देयर आर 2 अप्रोचेस टू यूटिलिटी। पहला है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच कहता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। यस, कार्डिनल अप्रोच दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच दिया है हिक्स एंड एलन ने। यस, कार्डिनल अप्रोच कहता है कि भैया यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, और इसीलिए उन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यही हिक्स एंड एलन ने लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व बनाया। कौन सा कर्व बनाया? लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो एक बार ये देख लीजिए बेटा फटाक से। तो देयर आर 2 अप्रोचेस टू यूटिलिटी। कार्डिनल, ऑर्डिनल, एल्फ्रेड मार्शल, हिक्स एंड एलन। डन? चलो यहां से हम धीरे से आगे निकलते हैं कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी को समझने के लिए। कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी हमें 2 कंसेप्ट और सिखाती है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। याद करके देखो, एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। एंड सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या तुमको? टोटल यूटिलिटी एट nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n-1। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस और नो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल यूटिलिटी?
difference, sorry, marginal utility 1, marginal utility 2 till marginal utility n. Yes or no? So marginal utility and total utility ऐसे दो कंसेप्ट है. रिविजन नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिली इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? मार्जिनल यूटिलिटी. एंड सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, जबकि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 टिल मार्जिनल यूटिलिटी n. देख लीजिए एक बार ये. द कंसेप्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. दो कंसेप्ट थे, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. डन है बेटा? यहां से हम लोग एक यूटिलिटी शेड्यूल बनाते हैं. यूटिलिटी शेड्यूल क्या होता है? जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझने में मदद करता है और यूटिलिटी ग्राफ क्रिएट करने में मदद करता है. तो अ टेबल शोइंग मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी शेड्यूल. इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी शेड्यूल. अब ये यूटिलिटी शेड्यूल अंडरस्टैंड कीजिए. हम कैसे डिटरमाइन करते हैं यूटिलिटी को नंबर्स में? ये एक सवाल आपके मन में आना ही चाहिए. हम यूटिलिटी को नंबर्स में किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. वापस से बोलो, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. अगर ये प्रोडक्ट मैंने 10 रुपए में खरीदा है और कंज्यूम करके मेरे को 10 का सेटिस्फैक्शन आ गया, तो मैं कहूंगा कि भैया मेरे को इससे क्या मिली है? मार्जिनल यूटिलिटी. तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी मनी पेड से ऊपर का नहीं हो सकता है ना. ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड मार्शल. तो अज्यूम कीजिए हम कुछ मैंगोज कंज्यूम कर रहे हैं और इसी से हम ग्राफ भी समझेंगे. अज्यूम कीजिए मैंने पहला मैंगो कंज्यूम किया, 10 रुपए का एक मैंगो था, तो मैंने मेरी मार्जिनल यूटिलिटी लिख दी 10 एंड टोटल यूटिलिटी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 10. मैंने दूसरा मैंगो कंज्यूम किया. जब मैंने दूसरा मैंगो कंज्यूम किया, आप सोच के देखिए मेरी यूटिलिटी सेम रहेगी या मेरी यूटिलिटी डाउन हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी कंज्यूम कर चुका हूं. तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 5. अब याद करो फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम टोटल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन करिए, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी. यही मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी. याद आ रहा है क्या? डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने तीसरा मैंगो कंज्यूम कर लिया, अब मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, मेरा पेट भर गया, मेरे को कोई यूटिलिटी नहीं मिली. मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0. पर मेरी टोटल यूटिलिटी इज हियर टू स्टे. यस. मेरे मामा है, मामा ने बोला नहीं यार तेरे को मेरे साथ एक आम तो खाना ही पड़ेगा. मामा ने एक और आम खिला दिया और मेरे को हो गई उल्टी. अब अंडरस्टैंड, मेरी यूटिलिटी रिड्यूस हो गई, उल्टा निगेटिव में चले गई. यस. और इस चक्कर में मेरा देखिए टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गया? डाउन. इस कंसेप्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कंसेप्ट से हमें सीखने को मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव तीनों हो सकती है. यस और नो. पर टोटल यूटिलिटी सिर्फ पॉजिटिव या डिमिनिशिंग हो सकती है. समझ आ रही है बात? इस कर्व को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस यूटिलिटी शेड्यूल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मेरे को यूटिलिटी ग्राफ मिल जाता. जरा यूटिलिटी ग्राफ को ध्यान से देखिए. मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी? मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी? कम हो रही थी. मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी मतलब ग्राफ विल गो डाउन. जबकि टोटल यूटिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही थी टिल द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम 0. जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाता, जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या नहीं हो जाता बेटा? 0 नहीं हो जाता, तब तक मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी. और जहां मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 आया, मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्स पे पहुंच गया. यस और नो. तो इसीलिए देखिए जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 आया, वहां टोटल यूटिलिटी कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पे पहुंच गया. तो इस कर्व से हमें कुछ एनालिसिस मिले और ये सारे के सारे एनालिसिस एमसीक्यू है. ये सारे के सारे एनालिसिस एमसीक्यू है. पहला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज गोज डाउन एंड टोटल यूटिलिटी गोज अप. दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, 0, निगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिमिनिशिंग. मार्जिनल यूटिलिटी जहां 0 है वहां टोटल यूटिलिटी क्या बन जाता? मैक्सिमम. मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दैट पॉइंट इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. कुछ याद आ रहा है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. When marginal utility is negative, total utility is diminishing. इस पे आपको एक MCQ है, आगे बढ़ेंगे. Marginal utility is the rate of change of total utility or the slope of total utility. Marginal utility को slope of total utility भी कहा जाता है, क्योंकि marginal utility से total utility derive होता है, इसलिए marginal utility को slope of total utility भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Slope of total utility. Yes, एक बार इसे वापस पढ़ो.
क्लियर है मालिक? नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं और इसी पे बेस बनाया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं एज कंज्यूमर गो ऑन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, जैसे जैसे आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार क्या करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी नॉट गोज अप, इट गोज डाउन। यस और नो? इट गोज डाउन। So it is given by Alfred Marshall, as the consumer increase the consumption of a commodity, the marginal utility of variable commodity must eventually decline. तो आप जैसे जैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी आपकी कहाँ आती जाएगी, नीचे। It is based on the assumption that virtually all wants are unlimited but each single want is satiable. वो कहते हैं देखो वैसे तो वो सारी की सारी want क्या है, अनलिमिटेड ही है, लेकिन ईच वांट आपकी क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है इंडिविजुअल बेसिस पे, वन टू वन बेसिस पे। Greater the amount of goods consumed, lesser is the worth for him. Greater the amount is consumed, lesser is the worth for him. तो एक बार देख लीजिए कंसेप्ट किसने दिया था, रिवीजन नंबर 2। कंसेप्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। क्या कह रहे थे, एज कंज्यूमर गो ऑन increasing the consumption of a commodity, the marginal utility of variable commodity must eventually decline. Yes or no? हालांकि ये लॉ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये लॉ इवन दो ये प्रोडक्ट हम मल्टीपल टाइम कंज्यूम कर लें तो भी हमारी यूटिलिटी नीचे नहीं जाती। फॉर एग्जांपल हॉबीज। अब सोच के देखिए, अगर कोई चीज परस्यू करना मेरा हॉबी है, लेट्स से लेक्चर लेना मेरा हॉबी है, अगर मेरा हॉबी ही लेक्चर लेना है, मैं जितना ज्यादा लेते जाऊंगा उतना मेरे को अच्छा लगते जाएगा, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। बात समझ में आ रही है, राइट? यहाँ पे क्या कवि कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं अगर वो मेरी हॉबी है, कवि कहना चाहते हैं अगर वो मेरी हॉबी है तो मेरा उससे कभी मन नहीं भरेगा, उल्टा विकी प्लीज मेरे को अच्छा ही लगेगा। यस। सेकंड, रेयर कलेक्शन। कुछ लोगों को रेयर चीजों का कलेक्शन होता है, यस और नो, उनके लिए शौक की बात होती है रेयर चीजें कलेक्ट करना, तो उनको जितनी रेयर चीजें और मिलती जाएगी उनका यूटिलिटी नीचे नहीं, यूटिलिटी ऊपर जाएगा। तीसरा, एबनॉर्मल पर्सन। यस और नो, अगर कोई व्यक्ति एबनॉर्मल पर्सन है, लेट्स से दारू पिया हुआ है, उसको एक एडिशनल यूनिट और यूटिलिटी देगा। समझ में आ रहा है? उसको एक एडिशनल यूनिट और यूटिलिटी दे पाए, मजा। समझ आ रहा है बात? उसको एक और यूटिलिटी बेनिफिट ही क्रिएट करके देगा। एंड लास्ट, इंडिविजुअल गुड्स। इन केस में आपकी यूटिलिटी कम नहीं होती, रादर आपकी यूटिलिटी बरकरार रहती है या बढ़ती ही है। तो चलो जल्दी से रिवाइज करो सेकेंड टाइम। 4 तरीके के एक्सेप्शन हैं। चलिए, कार्डिनल अप्रोच के कुछ अजम्पशन है, मतलब जब आप लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर पढ़ रहे होंगे इसे कुछ अजम्पशंस पे पढ़ना होगा। अजम्पशन नंबर पहला, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर को रैशनल माना गया है, मतलब वो प्रोडक्ट हमेशा सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। यस और नो, वो वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा जिससे उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। दूसरा, वो कहते हैं कार्डिनल मेजरेबिलिटी इज पॉसिबल। ये एक अजम्पशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज की यूटिलिटी को हम नंबर्स दे सकते हैं। यस और नो, राइट? और क्या कैसे मेजर करेंगे किसी भी यूटिलिटी के नंबर्स, किस तरीके से देंगे? उन्होंने कहा मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। क्या, कौन सा बेटा? मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। इनकम इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। हम ये मान रहे हैं कि आपकी जो इनकम है कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी इनकम अगर बदलती है तो शायद आपकी यूटिलिटी पे फर्क हो सकता है। एंड हम मानते हैं यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने अगर 1 किलो आम लेकर के आया, राइट, और इस केस में मैंने पहला कंज्यूम किया, तो हो सकता है पहले की यूटिलिटी अलग हो और दूसरे की यूटिलिटी अलग हो। समझ आ रही बात? इसीलिए हम उसको कह रहे हैं यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट। दो प्रोडक्ट आम ही हैं, एक ही जगह से लाया, एक ही आदमी ने रखा, एक ही जगह पे रखा, पर यूटिलिटी कैसा है बेटा? इंडिपेंडेंट। हर रोज हमारा मूड सेम होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? पर्सन तो तुम वही हो, पर्सन तो तुम वही हो। इसलिए हम वो कह रहे हैं ये यूटिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है। हर एक सिचुएशन अलग। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपन बहुत खुश है, पर आज तो ऐश्वर्या नहीं है तो अपन दुखी है। तो यूटिलिटी भी इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है और हर प्रोडक्ट का अलग अलग मिलेगा। चेक कर लीजिए, एक और बार रिवाइज कीजिए। 4 अजम्पशन है, जल्दी से अजम्पशन रिपीट करो। पहला, कंज्यूमर को क्या माना जा रहा है? रैशनल। वो हमेशा वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा जिससे उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। दूसरा, बोलो,
कार्डिनल मेजरेबिलिटी इज पॉसिबल, और मेजर करने के लिए किस थ्योरी को लिया जाता है? मनी। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। तीसरा, मनी को क्या कंज्यूम किया गया है मालिक? कांस्टेंट। मनी को क्या कंज्यूम किया गया है? कांस्टेंट। और यूटिलिटी को कैसा कहा गया है? इंडिपेंडेंट। यस और नो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लेते वक्त आपको कुछ बेसिक रैशनल अजम्पशंस लेने ही पड़ेंगे। कौन से अजम्पशंस है? पहला, गुड्स कंज्यूमर होमोजीनियस। यू हैव टू मेक श्योर अगर आपने पहले कोको कोला पिया है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कोको कोला ही होनी चाहिए। आपने स्प्राइट लिया तो हो सकता है यूटिलिटी बदल जाए, आपने चाय लिया हो सकता है यूटिलिटी बदल जाए। यानी जब भी आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, प्रोडक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। ये एमसीक्यू है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। दूसरा, ये स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर में ही आनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब, अगर मैंने पहले एक बॉटल कंज्यूम की, नेक्स्ट टाइम इस लॉ को अप्लाई करने के लिए मेरे को जो नेक्स्ट यूनिट लेना पड़ेगा वो भी सेम साइज सेम बॉटल ही लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तभी मैं स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम हो रहा है तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा हाँ जो नेक्स्ट से यूटिलिटी मिल रही वो ऊपर जा रही या नीचे। थर्ड, देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन। लॉजिकल है, एक के बाद एक तुरंत कंजम्पशन करना है। अगर एक कंजम्पशन कल हुआ, एक का कंजम्पशन आज हुआ, तो लॉजिकली मेरा यूटिलिटी हो सकता है कभी नीचे जाए ही ना। गेटिंग द पॉइंट? मेरा यूटिलिटी नीचे जाए ना, इसलिए कंटिन्यूअस कैसा होना चाहिए? कंजम्पशन। लॉ फेल इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। यस, अगर महंगी चीज है तो वो लोगों को अच्छी लगती है, उससे यूटिलिटी डाउन नहीं होती। समझ में आया? अभी मुझे एक बात बताओ, तुमको बोला जाएगा कि भैया अगर सोना है, वैसा वाला सोना नहीं, वैसा वाला सोना, ठीक है, लड़कियों के लिए ज्वेलरी या तुम्हारे लिए सोना, है ना, गले में पहनने वाला वही वाला सोना, ठीक है। अब तुमको अगर बोला जाए कि भैया तुम्हारे पास सोना है, तुम्हें एक एडिशनल ज्वेलरी तुमको कम सेटिस्फैक्शन देगी या ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी? ऑब्वियसली ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। यस। लास्ट, इट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो बेस्ड है ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड है, क्योंकि मनी के हिसाब से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते नहीं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। इज इट डन? फिर आते हैं, हमें इसी चक्कर में दो चीजें और मिलती है, क्योंकि आप कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी में हैं तो हमें यहां पे और दो चीजें मिलती है। पहला कंज्यूमर सरप्लस और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम हर चीज को यूटिलिटी से कंपेयर करते, बोलो हाँ बराबर है। मान लो मैंने 10 रुपए खर्चा किए, मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली ये मिली 15 की, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत यूज आ गया प्रोडक्ट। वो कहते हैं ना कुछ कपड़ा लिया और बहुत चल गया, अपन ने रगड़ के यूज कर लिया कपड़े को, बराबर है। तो हमने 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था और मुझे जो बेनिफिट मिला वो 15 का मिला, ज्यादा की वैल्यू का मिला। तो ये जो ओवर एंड अबाव आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है ना, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। सो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस के लिए 3 अलग अलग तरीके से कंज्यूमर सरप्लस निकाला जा सकता है। पहला, व्हाट ही वाज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। अगर ये प्रोडक्ट 15 का भी मिलता तो आई वाज हैप्पी, आई वाज रेडी टू बाय, व्हाट ही वाज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। दूसरा हो सकता है टोटल यूटिलिटी माइनस अमाउंट स्पेंड को भी हम सरप्लस ही कह सकते हैं। मेरी टोटल यूटिलिटी आई 15, मैंने अमाउंट स्पेंड किया 10, 5 जो बच गया वो कंज्यूमर सरप्लस ही बचा, है ना। तो सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू यूनिट, दैट इज परचेज प्राइस। तो ये तीनों तरीके हैं। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? जल्दी से बताओ। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, द डिफरेंस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है? एक और कंसेप्ट मिलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक और कंसेप्ट मिलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था दोस्त? याद करके देखो, अगर मेरा 10 रुपए खर्चा किया है और मार्जिनल यूटिलिटी भी मेरे को 10 की मिल गई, दैट मीन्स आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, माई मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस एंड कस्टमर हमेशा बेसिक क्या चाहेगा? वो डायरेक्ट कंज्यूमर सरप्लस पे पहुंचना चाहेगा क्या? नहीं, कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम, कि भैया मैंने जितने खर्चा किए हैं इस बॉटल के लिए मेरे को उतना तो सेटिस्फैक्शन आ ही जाना चाहिए। सो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, he keep on purchasing till marginal utility is equal to price।
अगर प्राइस बढ़ता है वो कम बाय करेगा, प्राइस अगर कम होता है तो वो ज्यादा बाय करेगा ताकि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट डन? चलो वापस से एक बार रिवीजन करते हैं। कार्डिनल अप्रोच में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व, हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, हमने पढ़ा अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने पढ़ा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस और नो। फिर हमने पढ़ा यूटिलिटी शेड्यूल, फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस, फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसे 7 पॉइंट होते हैं इंडिफरेंस कर्व में। कौन कौन से 7 पॉइंट? पहला मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व, assumption of indifference curve, sorry, law of diminishing marginal utility, assumption of diminishing marginal utility, consumer equilibrium, consumer surplus, याद आ रहा है क्या? एंड इसके एक्सेप्शंस। इज दैट डन? नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। किसने दिया था ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी बताओ? हिक्स एंड एलन। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि भैया यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। आप इसको कार्डिनल नंबर्स में मेंशन नहीं कर सकते। वो कहता है अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमॉन्ग्स द प्रोडक्ट। अज्यूम कीजिए राइट, ये कोको कोला है और ये पेप्सी है, बराबर है। वो बोलता है कि अगर आदमी को कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही होगी, ही इज इनडिफरेंट कि उसको थम्स अप मिल रहा है या कोला मिल रहा है, दोनों भी उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, पर वो प्रेफरेंस दे सकता है, ही हैज अ राइट ऑफ प्रेफरेंस कि आई विल चूज कोला ओवर थम्स अप। पर मैं इसको नंबर्स नहीं दे सकता कि इसको पिया तो 15 का बेनिफिट मिलेगा और इसको पिया तो 10 का बेनिफिट मिलेगा। वो बोलता है इन दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाला यूटिलिटी मेरा सेम है, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, सीने से लगाने वाली हो। बात समझना, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता लाइफ में कि मेरे को इससे क्या यूटिलिटी मिल रही है, इससे क्या यूटिलिटी मिल, कोई भी चलेगी। हाँ, मेरा प्रेफरेंस ये है घर संभालने वाली पहले चाहिए। समझ आ रहा है क्या बात? राइट, मेरा प्रेफरेंस ये है। तो यहां पे इसीलिए इस लॉ को इनडिफरेंस लॉ भी कहा जाता है, दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंस कि उसको क्या मिल रहा है, यस और नो। उसको कोला मिल रहा है या पेप्सी मिल रहा है, वो कहता है दोनों भी है तो कोल्ड ड्रिंक ही ना। आप उसको नंबर्स में कैसे क्लासिफाई कर सकते? कोला अच्छा है, 15 रुपए का है तो कोला अच्छा है, 10 रुपए का है इसलिए थम्स अप बेकार है, ऐसा होता क्या? नहीं, मेरे को मिलने वाली यूटिलिटी क्या है ब्रो? सेम। जब मेरे को मिलने वाली यूटिलिटी दोनों से क्या है बेटा? सेम है, तो वो बोलता कि भैया लॉ है इनडिफरेंट, अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इसीलिए हिक्स एंड एलन कौन सा कर्व देते हैं? इनडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व देते हैं? इनडिफरेंस कर्व। वो बोलते भैया देखो ये दोनों भी सही है, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों अच्छे प्रोडक्ट है। हाँ, पर आप क्या दे सकते हो? प्रीफरेंस दे सकते हो, दैट आई प्रीफर दिस ओवर दिस। समझ में आया? इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्रेफरेंस भी कहा जाता है कि भैया ये इनडिफरेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंस ऑल द ऑप्शन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आप ये ले लो चाहे ये ले लो, बोथ विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक सेम ही है तो क्या मैं कह सकता हूं कंज्यूमर इज इनडिफरेंट वेदर ही सिलेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन एन? यस और नो। इसीलिए ऑल द पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व shows the same level of satisfaction. All the point on the indifference curve shows the same level of satisfaction. So it is given by Hicks and Allen. It provides utility cannot be measured in number. This approach is based on consumer preference and to believe that human satisfaction is psychological phenomenon and cannot be measured. Indifference curve. Indifference curve represents all combination of two goods which gives the same level of satisfaction. It can also be called as equal utility curve और iso utility curve. इसे दोनों नाम से बुलाया जाता है। equal utility curve का मतलब चाहे मैं प्रोडक्ट A लूँ चाहे मैं प्रोडक्ट B लूँ, मेरे को यूटिलिटी मिलने वाली सेम है, इसीलिए इसे equal utility curve भी बोला जाता है या iso utility curve भी बोला जाता है। all combination on the indifference curve provide same level of satisfaction. इसीलिए जब indifference curve बनता है A B C D, ये सभी क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं और ये कर्व को हम कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं टू द ओरिजिन। ये एमसीक्यू है। तो इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये सुनो,
द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड राइट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये भी चारों एमसीक्यू है, ध्यान से सुनना है। इंडिफरेंस कर्व के चारों एमसीक्यू है। पहला, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व में हम अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक मतलब एक जैसा ही। ऐसा नहीं होगा कि आज उसको कोला पसंद है और बाद में उसको थम्सअप पसंद है तो कल उसका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, आज पहले थम्सअप लेते हैं बाद में कोला लेते हैं। नहीं, वो मोनोटॉनिक है। उसको अगर कोला पसंद है तो जीवन भर आजीवन जब भी खरीदेगा पहले कोला ही खरीदेगा। इस लॉ को प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि हम मोनोटॉनिक है, हम एक ही जैसी चीजें करते हैं। तुम नहीं, तुम भी तो मोनोटॉनिक हो। रोज सुबह उठते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, फिर खाना खाते हो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो, फिर खाना खाते हो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो, फिर जाके आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो। तो तुम्हारा लाइफ भी तो मोनोटॉनिक चल रहा है। मतलब तुम रोज ही एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं क्या जीवन में? नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व में भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कंज्यूमर क्या कौन माना जाएगा? मोनोटॉनिक माना जाएगा, राइट। दूसरा, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आउटपुट है वो क्या है? सेम। तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, जितना ज्यादा ऊपर होगा वो प्रोडक्ट वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा। अज्यूम कीजिए ये है एक कोला, ये है थम्सअप। आई प्रीफर कोला ओवर थम्सअप। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ में आई बात? तो वो सिर्फ आपके प्रेफरेंस को क्या कर रहा है? मान रहा है कि अगर आपने हायर इंडिफरेंस कर्व पे उसको रखा है इसका मतलब वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एन इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा। यस, अगर उसने एक्स या वाई एक्सिस को टच कर लिया तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। जबकि इंडिफरेंस कर्व में मिनिमम कितने प्रोडक्ट लगते हैं? 2 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यस और नो? एक बार इंडिफरेंस कर्व के इस पॉइंट्स को वापस पढ़ें। डन है बेटा? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, इनडिफरेंस शेड्यूल। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या बेटा? इनडिफरेंस शेड्यूल। अब अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे पास कुछ बर्गर है, कुछ सैंडविच है। इनडिफरेंस कर्व को प्रूव करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए क्या है? मैं 1 बर्गर लूँ और 10 सैंडविच लूँ। कॉम्बिनेशन बी विच विल गिव मी द सेम आउटपुट, मैं 2 बर्गर लूँ और 6 सैंडविच लूँ तो भी मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा। कॉम्बिनेशन सी, मैं 3 बर्गर लूँ और 3 सैंडविच लूँ तो भी मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैं क्या रहूंगा? इनडिफरेंट रहूंगा कॉम्बिनेशन ए, बी या सी के अंदर में। यस और नो? बट आपको अब मैं सिखाता हूं MRS या MRTS भी बोला जाता है। याद करके देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब पढ़ रहे थे? आइसोक्वांट पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था। आइसोक्वांट क्या होता था? चेंज इन द इनपुट विच गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट, इसे हम कहते थे आइसोक्वांट। और इसे ही मैथमेटिकली जब रेशियोज में लिख देते थे हम इसे कहते थे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब इधर देखो, मेरा कॉम्बिनेशन 1 क्या था? 1 बर्गर और 10 सैंडविच। मेरा कॉम्बिनेशन 2 क्या था? 2 बर्गर 6 सैंडविच। अब अंडरस्टैंड करना, टू गेन 1 बर्गर आई सैक्रिफाइस माई 4 सैंडविच। इसको जब मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं, यही क्या हो जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सो MRS इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रेफर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एंड X गुड्स Y। इसलिए MRS को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। MRS इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। अगर आप देखेंगे MRS कंटिन्यूसली क्या होते जाता? फॉल, क्योंकि गेन इन वन सेट ऑफ द गेन इन लॉस इन
another. MRS continuously fall and MRS remain constant if goods are perfect substitute. goods अगर perfect substitute है तो MR क्या रहेंगे, constant रहेगा. ये MCQ में आता है. MR will remain constant if the goods are perfect substitute. Read it again. डन है. नेक्स्ट आता है बजट लाइन. आपको अगर याद होगा तो लगभग ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट था. बजट लाइन देखो, इस यूनिट के अंदर में क्या था, कंज्यूमर के अंदर में पहला वांट, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चौथा लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व. इसके अलावा 3 पॉइंट और थे. पहला कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, MRS एंड चौथा बजट लाइन. खत्म, यूनिटी खत्म हो जाता है. ऐसा नो. तो बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं या टोटल इन अमाउंट ऑफ सम भी कहते हैं. यस और नो. मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपये अवेलेबल है और मुझे इन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर में देना है, तो कितने प्रोडक्ट्स एक्स के आएंगे और कितने प्रोडक्ट वाई के आएंगे, इसे जब एक ग्राफ पे डाला जाता है तो हम इसे कहते हैं बजट लाइन. इसे कुछ ऐसे समझिए. मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपये है और एक प्रोडक्ट एक्स का प्राइस जो है ये 5 रुपये है, मैं मैक्सिमम 100 में कितने एक्स ले सकता हूं, 20. यस और नो. दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 5. और यही मेरे पास y का जो प्राइस है, ये प्राइस है 10, तो मैं मैक्सिमम कितने y ले सकता हूं, 10 है ना. तो मेरा बजट लाइन क्या बन सकता है, y पे 10 एंड x पे 20. ये जो लाइन मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं इसे हम कहते हैं बजट लाइन. इसे हम कहते हैं बजट लाइन. और हमें हमेशा जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है इंडिफरेंस कर्व पे, वो बजट लाइन के अंदर होनी चाहिए. एनीथिंग विच इज बियॉन्ड बजट लाइन इज नॉट एन अटेनेबल ऑब्जेक्टिव. 100 रुपए के ऊपर मेरे पास है नहीं, तो हमारे को जो भी कॉम्बिनेशन लेना है एक्स और वाई का, वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज विद इन द बजट लाइन. वो बजट लाइन के अंदर होना चाहिए. एनीथिंग बियॉन्ड बजट लाइन इज नॉन अटेनेबल ऑब्जेक्टिव. चेक कीजिएगा. इट इज अ प्राइस लाइन, इट इज अ टोटल इनकम अवेलेबल विद अ कंज्यूमर. इसका इक्वेशन है प्राइस ऑफ द एक्स प्लस प्राइस ऑफ द वाई इज इक्वल टू मेरा बजट लाइन. यस, मनी लाइन. तो y के कितने गुड्स मिल सकते हैं, x के गुड कितने मिल सकते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशन बजट लाइन इन द प्राइस ऑफ 2 गुड्स. अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम इन द ऑर्डिनल अप्रोच व्हेन ही सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, देखिए इंडिफरेंस कर्व में कब इक्विलिब्रियम मिल जाता है, अगर वो दोनों प्रोडक्ट एक्स और वाई का बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है, ऑप्टिमम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है, जो हायर भी हो किस पे, इंडिफरेंस कर्व पे, वही हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है. हमें इक्विलिब्रियम के लिए डैश इक्वल टू डैश की जरूरत नहीं है. समझ में आ रही बात. रीड इट अगेन. डन जी. चलिए, यहाँ हमारा यूनिट 1 का रिवीजन खत्म होता है और हम एंटर करते हैं यूनिट 2 दैट इज डिमांड. लॉजिकली स्पीकिंग, डिमांड अगर आपने पढ़ लिया तो सप्लाई आपको एज सच पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसी से कनेक्टेड है. yes or no. what is demand? Demand refers to quantity of goods and services that a consumer is willing to buy and able to buy. यहाँ पे दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है. there must be willingness to buy and ability to buy. मान लो सिर्फ willingness और ability है ही नहीं, हम उसे desire कहेंगे. हम उसे क्या कहेंगे, डिजायर. यस. सो
इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव डिमांड देयर हैज टू बी अ परचेसिंग पावर, आपके पास परचेसिंग पावर होना बहुत जरूरी है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ प्राइस। इसीलिए डिमांड के जितने भी ग्राफ बनते हैं इसमें वाई एक्सेस पे हमेशा आपको प्राइस दिखता है और एक्स एक्सेस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड दिखता है। यस, बिकॉज इट इज क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ प्राइस। रीड कीजिए इसे भी, जल्दी जल्दी रीड करते जाना। डन है? परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी डिमांड किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। सबसे पहला ही क्राइटेरिया है डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस, प्राइस से आपकी डिमांड हमेशा अफेक्ट होती है। दूसरा, द डिमांड इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स से भी आपकी डिमांड अफेक्ट करती है। रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पे है सब्सटीट्यूट गुड्स, जिससे आपकी डिमांड अफेक्ट करती है। यस और नो? अब इसके अंदर में बहुत सारे गुड्स आते हैं, पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। आपकी डिमांड इनसे अफेक्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो दूसरे गुड्स के साथ ही यूज किए जा सकते हैं। अ कैलकुलेटर मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड विद अ सेल। अगर कैलकुलेटर लिया आपने और उसके अंदर में सेल ही नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो सेल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड टू दिस कैलकुलेटर। अगर सेल की प्राइस बढ़ जाएगी, हो सकता है कैलकुलेटर की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं और लोगों के वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है, इसीलिए लोग काय पे शिफ्ट हो रहे हैं? ई व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डीजल ऑप्शन सरकार ने बंद कर दिया है, तो लोग ऑटोमेटिकली काय पे शिफ्ट हो रहे हैं? ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण आपकी डिमांड पे फर्क पड़ जाना। दूसरा हुआ सब्सटीट्यूट गुड्स के कारण आपकी डिमांड पे फर्क पड़ जाना। यस और नो? सब्सटीट्यूट गुड्स के कारण भी आपकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। कैसे? भैया मुझे एक बात बताइए, आपको कुछ तो मैंगो सा पीने की इच्छा हो रही है, राइट? दुकानदार के पास जाते हो, आप दुकानदार को पूछते हो भैया फ्रूटी है क्या? वो कहता है सर फ्रूटी नहीं है, माजा है, चलेगा क्या? विल यू बाय दैट प्रोडक्ट? द आंसर इज यस। यस और नो? राइट? यहाँ वो वाला माजा नहीं कहा मैंने, राइट? सो माजा है, चलेगा क्या? या उसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है, या उसके जगह पे वो बोलता है कि सर देखो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक तो अवेलेबल नहीं है, कोल्ड कॉफी अवेलेबल है, वो ले लोगे क्या? नो, अंडरस्टैंड? आपने क्या कर लिया बॉस? आपने कर लिया सब्सटीट्यूट गुड्स। तो आपकी डिमांड तो वैसे ही अफेक्ट हो गई, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण हो चाहे सब्सटीट्यूट गुड्स के कारण हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड विद अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स। Substitute goods, two goods are said to be substitute when they satisfy the same want. Yes or no? For example, tea or cold drink. Complementary goods has inverse relation between demand and complementary good. Inverse relation. Inverse relation का मतलब अगर जो गुड कॉम्प्लीमेंट्री है उसका प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड कम हो जाती, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। यस और नो? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो टू व्हीलर की डिमांड कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जबकि सब्सटीट्यूट गुड्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स का जो रिलेशन होता है ये डायरेक्ट होता है कि अगर इसका प्राइस बढ़ा तो उल्टा सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाती, सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाती। ये डायरेक्ट रिलेशन है। तुमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाती, ये डायरेक्ट रिलेशन में आता है। यस, इसको चेक कर लो एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ रिश्ता कैसा है? इनवर्स। जबकि सब्सटीट्यूट गुड्स के साथ रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट। तीसरी हमारी डिमांड एक और चीज से अफेक्ट करती है, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। सो क्या मैं कह सकता हूं, चेंज इन इनकम मे कॉज अ चेंज इन डिमांड, बट इंक्रीज इन इनकम विल बी लेस प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन डिमांड विल बी लेस प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। आपकी जितनी इनकम बढ़ती है आपकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ती। डिमांड बढ़ती है आपकी इनकम बढ़ने से, पर उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी आप अंबानी ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिया तो क्या उनकी खाने की डिमांड बढ़ गई क्या? नया आदमी ज्यादा कमा रहा है तो खाएगा भी ज्यादा।
ऐसा होता है क्या? तो इंक्रीज इन, हाँ हो सकता है चावल वो पहले 4,000 रुपए किलो वाले यूज कर रहे होंगे, आज 10,000 रुपए किलो वाले यूज कर रहे होंगे, बात समझना, हो सकता है। तो क्या होगा, आप मेरी बात समझिए, सिंपल सा पॉइंट है, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ी उस प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ती नहीं। यस और नो? Increase in income will only increase quantity demanded up to a certain level and decrease with the increase in income. These goods are called as inferior goods. आपकी डिमांड एक और चीज के कारण चेंज होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपकी डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट हुई? पहला प्राइस, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा प्राइस ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो सर जो गुड्स फैशन में होते हैं दे जनरली हैव हायर डिमांड, जो गुड्स फैशन में होते हैं दे जनरली हैव हायर डिमांड। यस और नो? हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारी डिमांड स्नॉब इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण भी बदल जाती है। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? यस, हमें कई बार कोई चीज दूसरों के पास देखते हैं तो पसंद आती है। मान लीजिए मैंने ये छोटा सा क्यूट सा कैलकुलेटर लेके आया, आपके मन में भी आया भैया इसको मिला मुझको भी चाहिए, तो ये जो हुआ ना ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि आपने मेरे पास देखा और आपको भी पसंद आया कि नहीं यार ये तो अपने को भी चाहिए, बहुत क्यूट सा लग रहा है, मल्टी कलर लग रहा है, ये तो अपने को भी चाहिए, कौन सा ब्लैक कलर यूज करते बैठेंगे, ऐसा कलरफुल यूज करेंगे। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखा, पसंद आया, इसको मिला, मुझको भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉमन हो जाए लोग उसको यूज करना ही बंद कर देते हैं। इफ अ प्रोडक्ट बिकेम कॉमन अमॉन्ग ऑल, तो लोग फिर भी उससे बाजू हट जाते हैं, अरे यार नहीं है तो सबके पास है। फॉर एग्जाम्पल जूडियो के कपड़े, यस अभी जूडियो इतने सस्ते कपड़े बेचता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पब्लिक अपना कपड़ा वहीं से लेके आती। अब क्या होता है, सबकी टी शर्ट ही कॉमन हो जाती। अब अगर वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया तो लोग उस प्रोडक्ट को भी यूज करना बंद कर देंगे, और इस इफेक्ट को हम कहेंगे स्नॉब इफेक्ट। क्या कहेंगे? स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल है तो मैं क्यों लूं, मेरे को कुछ डिफरेंट चाहिए। यस, लड़कों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दो लड़के सेम टी शर्ट भी पहन के बड़े मजे से घूमते, है ना। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, लड़कियां बोलती मेरे को डिफरेंट चाहिए और बाद में बोलती ऑल मेंस आर सेम। खैर, वेबलन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट क्या होता है? अमीरों के चोचले। मतलब क्या होता है, जो अमीर लोग होंगे इनकी जो डिमांड होती है ये बिल्कुल अलग ही होती है। यस और नो? दे जनरली प्रिफर हाईली प्राइस्ड गुड्स, यूज को नहीं हो डजंट मैटर, दे हाईली प्रिफर हाई प्राइस गुड्स। अब जैसे अमीर व्यक्ति होगा, वर्साचे का कपड़ा पहन रहा है, आपने वर्साचे का शर्ट देखा होगा, तो ब्लैक येलो और ग्रे कलर से ऐसा कुछ तो गोल प्रिंटेड होता है मेनली वर्साचे के इसमें, ऐसा नो। या हम्स के पर्स आप देखेंगे कभी, आपको नॉर्मल पर्स के जैसे ही दिखेंगे कि यार हम्स का पर्स क्या अलग है, ये तो नॉर्मल पर्स जैसा ही दिख रहा है। यस, पर अमीर आदमी हम्स का पर्स लेकर के घूमेगा नहीं भैया, मैं अमीर हूं, मैं महंगी चीज ही वापरेगा। यस और नो? अभी बताइए, आपने भी सुना होगा विराट कोहली सर वो इवॉक्स का ब्लैक वाटर पीते थे, याद आ रहा है क्या? करण जौहर इवॉक्स का ब्लैक वाटर पीते। व्हाट इज दैट? वेबलन इफेक्ट। सादा पानी पीना भाई, देख कैसा मस्त व्हाइट कलर का, इसको अगर ब्लैक कर दिया तो हमारा तो पीने की इच्छा ना हो। पर वो बोल रहे नहीं, विराट कोहली, है ना, यहां थला फॉर अ रीजन नॉर्मल एक्वाफीना पी रहा है, तो विराट कोहली भाई को क्या चाहिए? इवॉक्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से भी आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। सर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से डिमांड कैसे चेंज होती है? अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाने वाला है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज आज ही से। तो अब जैसे लोगों को अगर पता चल जाए कि कल सोने का भाव 5,000 से बढ़ रहा है, लोग आज ही बाय करने चले जाएंगे। यस और नो? अगर लोगों को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, लोग आज ही इसकी डिमांड क्या कर देते? कम। यस, अदर फैक्टर है जिसके कारण वापस से डिमांड अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एंड कंज्यूमर फैसिलिटी। इसके बाद में हमने देखा था डिमांड फंक्शन। डिमांड 3 चीजों का फंक्शन है। देखिए आपने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे, लेकिन इसमें से मेनली 3 को यूज किया जाता है आगे के कंसेप्ट को समझाने के लिए। इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आउट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स इन 3 को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चेक करिएगा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ price of x, that is price of the goods, y that is income of person, and r that is price of related goods। मेनली आपकी डिमांड इतनी ही चीजों पे डिपेंड करती है।
आते हैं हम कंसेप्ट समझते हैं डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? अ टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अ टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल. ये डिमांड शेड्यूल के अंदर में क्या होता है, आपको प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया जाता है. आइए टेबल को समझते हैं. जब प्राइस 1 रुपए था, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपए था. प्राइस बढ़ा दिया, अगर प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा. डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम. तो आपका 5 से कितना आ गया क्वांटिटी डिमांडेड? 4. आपने प्राइस और बढ़ा दिया, आपकी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम. तो लॉ बना, क्या बन गया लॉ? लॉ बन गया इफ द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन. और यहीं से प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन बना. और यहीं से प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन बना. इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व. याद करो कंसेप्ट क्या था? एक आदमी की डिमांड, इसको हम कौन सा कर्व कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व. और पूरे मार्केट की डिमांड को हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है, जबकि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है. ये एमसीक्यू है, वापस से देखिएगा. रीड इट अगेन. इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व. एक आदमी की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, पूरे मार्केट की डिमांड मार्केट डिमांड कर्व. यस और नो? इसे रीड कीजिए, 2 मिनट में समझाता हूं. लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था सर? लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल. तो बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या आता है? इस कंसेप्ट को हम ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, सब पहचानते हैं. इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप. यस और नो? और यही चीज तो शायद डिमांड शेड्यूल से भी आई थी, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. क्या हो रहा है भाई? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. किसका बेटा? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो बताता है इफ द प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. और इस कर्व को हम निगेटिव कर्व भी कहते हैं, जो इनवर्स रिलेशन शो करता है किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. 2 कंसेप्ट हमने और पढ़े थे, याद करके देखो. डिमांड में इन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. याद होगा तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट था. क्या कंसेप्ट था? अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. याद आ रहा है क्या? So if the demand change owing to the change in price, it is called as expansion. If price goes up, quantity demanded goes down, we call it as contraction. If the price goes down and quantity demanded goes up, we call it as expansion. Yes or no? हम सेम डिमांड कर्व पे रहते हैं, या तो हम ऊपर जाते हैं या तो हम नीचे आते हैं. तो ऊपर मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन, नीचे मिलेगा एक्सपांशन. वापस से बोलो. अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड ऊपर या नीचे गई तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. हम इसे क्या कहते हैं? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अगर प्राइस छोड़ के किसी भी अदर मैटर के कारण, जैसे इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, याद आ रहा है क्या? राइट, रिलेटेड गुड्स, इनके कारण डिमांड ऊपर या नीचे गई, वी कॉल्ड इट एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. याद आ रहा है? राइट. अगर डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट. अगर डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट. यस और नो? चलिए पढ़िए, क्विकली गो थ्रू कीजिए.
डन है सर? चलिए, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कुछ चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी चीज़ है सर? पहला, कॉन्स्पीशियस गुड्स। कॉन्स्पीशियस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे गुड्स की जब प्राइस बढ़ते हैं तो इन्हें और बाय करने का दिल करता है। यस। सेकेंड, गिफन गुड्स। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। याद आ रहा है क्या? तो गिफन गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो भी गई तो भी लोग उसे बाय करना कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्स्पीशियस नेसेसिटी। जो प्रोडक्ट आपके नेसेसिटी में आता है, अगर इसके प्राइस बढ़ भी जाते हैं, स्टिल यू विल बाय इट। स्टिल यू विल बाय इट, येस और नो, राइट? नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस हमें पहले से ही पता है कि वो ऊपर या नीचे जाने वाली है, तो अकॉर्डिंगली हमारा एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के। इररेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कई बार कंज्यूमर इररेशनल बिहेव करता है, वो प्रोडक्ट महंगा भी होता है तो वो उसे बाय कर लेता है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज नीड। तो कई बार कंज्यूमर कैसे वर्क करता है? इररेशनल वर्क करता है, यस और नो? नेक्स्ट, डिमांड फॉर नेसेसिटी एंड स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? स्पेक्युलेटिव गुड्स होते हैं आपके स्टॉक मार्केट वाले। अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ जाएगी? ऊपर। एक बार चेक कर लीजिए, इन गुड्स पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। डन है? चलिए, इसके बाद हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद आ रहा है? ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, इस यूनिट का लास्ट पॉइंट था। चलो जल्दी से रिकॉल करके बताओ। इलास्टिसिटी मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज। किसी भी फैक्टर के चेंज होने के चक्कर में अगर मेरी डिमांड चेंज हुई, इस कंसेप्ट को हम कहते थे इलास्टिसिटी। मेनली कितने प्रकार की इलास्टिसिटी थी? 4। यस, कौन कौन सी बताओ? पहला, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस के चक्कर में डिमांड चेंज हुआ, वी कॉल्ड इट एज प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरी कौन सी इलास्टिसिटी बेटा? इनकम इलास्टिसिटी। अगर इनकम के बदलने पे इलास्टिसिटी बदली तो हम इसे कहते थे इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा, सब्सटीट्यूट, यस और नो, जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी भी कहते थे। अगर सब्सटीट्यूट के कारण ये चेंज हुआ तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड लास्ट, एडवर्टीजमेंट के कारण अगर डिमांड चेंज हुई तो वी कॉल्ड इट एज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। याद आ रहा है क्या मालिक? तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब भी कुछ ना बोला जाए, हम हमेशा इलास्टिसिटी को क्या मानेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। याद करो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हालांकि ये फॉर्मूला भी कई जगह यूज होता था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इस तरीके से भी निकल सकता है। तो इसको आप एक बार वापस से चेक करो, रीड करो। इलास्टिसिटी कई रीजंस की वजह से हो सकती है। इज दैट डन? चलो याद करके देखो, 4 नहीं 5 तरीके की इलास्टिसिटी हुआ करती थी। पहला, अगर प्राइस के चेंज होने पे मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो हम इसे कहते थे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यस और नो? मतलब प्राइस के चेंज होने पे अगर मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस 1 रुपये हो या 10 रुपये हो, मेरी डिमांड कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ विजय डू नॉट कंज्यूम एग, एग का प्राइस 1 रुपये रहे या एग का प्राइस 10 रुपये रहे, विजय की डिमांड तो क्या रहने वाली है? सेम, 0। समझ आ रही है बात? तो इस कंसेप्ट को हम कहते थे E इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो कर्व होता था वो होता था पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू वाई एक्सिस। इट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू वाई एक्सिस, जिसमें हम कहते थे चेंज इन फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द डिमांड। ऐसा फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, इसको हम कहते थे इन इलास्टिक डिमांड।
दूसरा सिचुएशन था परफेक्टली इलास्टिक, जहां हम ई को अनलिमिटेड मानते थे, जहां हम ई को क्या मानते थे, अनलिमिटेड। यस, जिसमें हम लोग बात करते थे कि आप अनलिमिटेड बाय कर सकते हो अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो, मतलब अगर प्राइस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और इसीलिए हम कहते थे कर्व इज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू x axis, curve is a parallel straight line to x axis. So when change in factor has a huge impact on the demand, हम इसे कहते हैं perfectly elastic. फिर आता था बेटा यूनिटरी इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक आता था, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब अगर प्राइस 10% से चेंज हुआ, मेरी डिमांड भी 10% से चेंज हुई, इस कंसेप्ट को हम कहते थे यूनिटरी इलास्टिक। इस कंसेप्ट को हम कहते थे यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे इफ प्राइस चेंज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो चेंज बाय 10%। यहाँ पे जो कर्व होता था, इस कर्व को हम कहते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। कौन सा कर्व होता था बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। So when change in factor has a equal impact on the demand, has a equal impact on the demand. फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक आता है, रिलेटिवली इलास्टिक। प्राइस 10% से चेंज किया, डिमांड मोर देन 10% से चेंज हो गई, ये क्या बन जाता है बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे जो कर्व होता है ये फ्लैटर होता है, यहाँ पे जो कर्व होता है ये फ्लैटर होता है। एंड लास्ट आता है बेटा रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक, प्राइस 10% से चेंज किया, डिमांड लेस देन 10% से चेंज हुई, यहाँ पे जो कर्व होता है ये कौन सा होता है, स्टीपर। क्लियर है? तो एक बार इसका भी आप फोटो ले लीजिए या पढ़ लीजिए वापस। ये भी पढ़ लीजिए। डन जी। हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने की कितनी मेथड थी, 4। पहली थी परसेंटेज मेथड, जिसमें हम कहते थे फॉर्मूला बनता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा था आउटले मेथड। आउटले में हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली कितना पैसा खर्चा हुआ, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तीसरा था जियोमेट्रिक मेथड, दैट इज लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और चौथा था आर्क मेथड। आप सब जानते हैं, आई एम श्योर आपने अब तक के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे, इन चारों में से क्वेश्चन सिर्फ 2 पे आएगा, या तो परसेंटेज मेथड या तो आर्क मेथड। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करके बताओ। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। यस और नो। आर्क मेथड को हम एवरेज मेथड से भी जानते थे और इसे मिड पॉइंट मेथड से भी जाना जाता था। तो वापस से एक बार रीड कीजिए। 4 मेथड थी, परसेंटेज मेथड, आउटले मेथड, जियोमेट्रिक मेथड एंड आर्क मेथड। क्वेश्चन आपको फर्स्ट या लास्ट पे ही आएगा। यस और नो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आता था इनकम इलास्टिसिटी। सोच के देखिए, अगर आपकी डिमांड इनकम के कारण अफेक्ट होती है तो हम इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। फॉर्मूला सिर्फ सूटेबली अमेंड हो जाता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यस और नो। ये एमसीक्यू वाली लाइंस है। नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, जबकि नेसेसिटी का इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव होता है। ये एमसीक्यू बनेगा इनकम इलास्टिसिटी में।
ये आपने बिल्कुल अच्छे से लिख के रखना। नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि नेसेसिटी का इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? निगेटिव। यही एमसीक्यू में आएगा। लास्ट आता है बेटा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 1% चेंज इन, बोलो बेटा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। यस और नो? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। इस पे यही लाइन पे एमसीक्यू आएगा। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। फिर आता था क्रॉस इलास्टिसिटी। याद करके देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता था? क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट पे होता था। यस और नो? राइट। सो अगर आपने x का प्राइस बढ़ा दिया तो y का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता था। तो यहाँ का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y। यस और नो? और इसका एक और फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ y इनटू प्राइस ऑफ y अपॉन क्वांटिटी ऑफ x। यस और नो? खत्म। द यूनिट इज ओवर। तो आज हमने 2 यूनिट खत्म किए। कल के जो रिवीजन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे? कल के रिवीजन में हम लोग सप्लाई प्लस एमसीक्यू। मोस्टली हमारा कल बहुत हो गया तो परसों हमारा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। इज दैट डन? थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।